शीलापुर गांव में अनुष्का अपनी मां निर्मला के साथ रहती थी। अनुष्का के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ सालों पहले ही हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद निर्मला ही अपनी बेटी अनुष्का का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताज़ा है भाई। अच्छा, पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो हैं। आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ, ये टमाटर भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। निर्मला अपनी बेटी अनुष्का को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियाँ बेचती है, जिससे वो घर खर्च चलाती है। साथ ही अनुष्का की पढ़ाई और कुछ पैसे अनुष्का की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती है। आ गई माँ, चलो अब जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी प्यारी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना माँ? मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अनुष्का 12वीं पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी जानवी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का ब्राइडल लहंगा देखकर अनुष्का हैरान रह जाती है। अरे वाह जानवी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लेना अपनी शादी के लिए। जानवी की बात सुनकर अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में जानवी की मौसी मीनू अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। अनुष्का पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखती ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे वरुण के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। वरुण को भी अनुष्का पहली ही नजर में भा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनू अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ अनुष्का के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती हैं। बहन जी, मैं गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें अनुष्का पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देखकर निर्मला खुश हो गई। निर्मला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए अनुष्का के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे इतना महंगा लहंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। शादी के ठीक एक दिन पहले अनुष्का का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये कि दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी निर्मला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके।
मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब अनुष्का की जेठानी को पता चली तो वो जल्दी से बाजार गयी और अनुष्का के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर अनुष्का हैरान रह गई। अरे ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब जानवी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें किसी ने बताया कि तुम्हें जानवी का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। अनुष्का मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना। हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। फिर अगले दिन जब अनुष्का वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी परी से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसे देख जानवी भी हैरान रह जाती है। अनुष्का को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर निर्मला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से अनुष्का की शादी वरुण से खुशी खुशी हो जाती है। गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके थे और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा, कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है।
अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जागकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश की गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है, जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं?
एक लहंगा 30,000 का है तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। बहुत समय पहले की बात है। सतारापुर नाम के एक गांव में रूपाली अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वैसे तो रूपाली का परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, क्योंकि उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन रूपाली बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही होती है। रूपाली के बाल जन्म से ही सफेद थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे। उन्होंने रूपाली के सफेद बालों का इलाज कई सारे डॉक्टर से करवाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर रूपाली के बालों पर नहीं हुआ और उसके बाल हमेशा सफेद ही रहे। जब रूपाली छोटी थी तब उसे लोगों की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे लोगों के चिढ़ाने की वजह से बहुत दुख होने लगा। उसके स्कूल में भी सभी बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। इस वजह से तंग आकर वो अपना स्कूल चेंज करवाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती है और जब वो नए स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास में जाकर बैठती है
तो क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सभी देखो तो, इस नई लड़की के बाल तो बिल्कुल ही सफेद हैं। लगता है कि ये कोई बूढ़ी अम्मा है और ये बूढ़ी अम्मा अब से हमारी क्लास में ही पढ़ा करेंगी। अरे दादी माँ, आपको अभी इस उम्र में पढ़ाई करने का शौक चढ़ा है क्या? आपकी उम्र तो अब भगवान के नाम जपने की हो गई है। अब आप पढ़ लिख कर क्या करेंगी? सभी बच्चों को अपना मजाक बनाकर हंसते हुए देखकर रूपाली बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए स्कूल से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से मैंने दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आज नए स्कूल में भी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। फिर सभी मेरे बालों को बहुत तेज तेज खींच रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी और सभी मेरा मजाक उड़ाते रहे। माँ, मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे अब आगे की पढ़ाई भी नहीं करनी है और न ही मैं आज के बाद कभी घर से बाहर निकला करूंगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी मेरे सफेद बालों की वजह से मेरा बहुत मजाक बनाया करते हैं। लेकिन बेटी, इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी, क्योंकि इस दुनिया में किसी और की वजह से हमें कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से केवल हमारा ही नुकसान होता है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। माँ, आप मुझे अब और मत समझाइए, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी और न ही कभी घर से बाहर निकला करूंगी। इसलिए आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना है। चलो ठीक है, अब तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और चलकर हाथ मुँह धो के खाना खा लो। अपनी माँ के समझाने पर रूपाली रोना बंद कर देती है और हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रूपाली भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो लोगों की बातों पर ही रहता है और वो मन ही मन खुद को कोस रही होती है। काफी देर तक इस तरह सोचने की वजह से उसके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं और वो मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं आत्महत्या ही कर लूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे भी जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरे माता पिता को भी मेरी वजह से दूसरे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस तरह अपने मन में आत्महत्या करने का विचार बनाकर रूपाली सभी के सो जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग लगाती है तो तुरंत ही एक जादुई परी उसे अपनी गोद में उठाकर कुएं से बाहर ले आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? तुम्हारे जीवन में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुमने इतनी कम उम्र में आत्महत्या करने का फैसला कर लिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें जरूर दूंगी। परी के पूछने पर रूपाली रोते हुए अपनी सारी समस्या परी को बता देती है। उसकी समस्या को सुनकर परी उससे कहती है, बेटी, तुम इस तरह निराश मत रहो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। मेरे जादू से तुम्हारे ये सफेद बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे
और तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत काले लंबे और जादुई बाल आ जाएंगे। और ये बाल ना तुम्हें केवल औरों से खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि अपने जादू से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को भी खत्म कर देंगे। तुम अपने जादुई बालों को हाथ में पकड़कर जो कुछ भी चीज मांगोगी, ये जादुई बाल तुरंत ही तुम्हें वो चीज लाकर दे दिया करेंगे। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू कर देती है और रूपाली के सारे सफेद बाल गायब हो जाते हैं और उसके सर पर बहुत ही लंबे काले घने और सुंदर जादुई बाल आ जाते हैं। उसके बाद रूपाली परी को धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रूपाली वापस अपने घर पर आ जाती है और सुबह अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता अपनी बेटी की समस्या को खत्म हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद रूपाली फिर से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से वो गरीब लोगों की मदद करती है। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।